नमस्कार सभी साथियों को आप सभी के ऐप कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन क्लासेस के ऊपर स्वागत करता हूं। एक बार सबसे पहले जो आवाज़ है वो ज़रूर बता देना आप लोग कि आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है, ताकि अपन स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ क्लियर हो जाए। आ रही है आवाज़ क्लियर? यस। गुड इवनिंग। चलो, आज अपन देखते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन। फर्स्ट पॉइंट अपना आ जाएगा डीएनए रेप्लिकेशन, क्योंकि अपन ने देखा था कि जो मोलिकुलर बायोलॉजी है पूरी बेस्ड किसके ऊपर है? सेंट्रल डोग्मा के ऊपर। और सेंट्रल डोग्मा जो है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है आपका: रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। तो ट्रांस ये तो बाद की बात है दोनों। तो पहला पॉइंट आ जाएगा अपना डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का जो मॉडल है वो मॉडल के रूप में जो यूज में लिया जाता है, ई कोलाई जो बैक्टीरिया है उसको यूज में लिया जाता है, क्योंकि ये तो वैसे भी हर कंडीशन के अंदर, ये हर चीज़ के लिए मॉडल के रूप में ही काम आता है। चाहे जेनेटिक्स ले लो, चाहे कोई और भी स्टडी ले लो, कल्चर वगैरह ले लो, कुछ। और वैसे इसको अपन डीएनए रेप्लिकेशन को दो भागों में पढ़ते हैं अपन। एक पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन और एक पढ़ते हैं यूकैरियोटिक रेप्लिकेशंस। तो आज का अपना जो बेस्ड है वो अपना रहेगा प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन। प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन। आपने अभी तक सभी ने एमएससी की है या फिर नेट क्वालिफाई कर रखा है? सभी ने अलग अलग मेथड से हो सकता है डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा हो, लेकिन अब मेरा भी अपना अलग व्यू हो सकता है। तो थोड़ा सा आप लोग धीरज रखना एक बार, कि आपको लगे कि अलग तरीके से हो सकता है, मेथड कुछ अलग चेंज हो। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि भाई मॉडल कौन सा ले रहे हैं अपन। यहाँ पर ई कोलाई ले रहे हैं। ई कोलाई की अपन एक बेसिक में आपको थोड़ी सी स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि भाई ई कोलाई के अंदर दो प्रकार के डीएनए पाए जाते हैं। एक तो ये डीएनए है, ये भी सर्कुलर है। एक दूसरा जो डीएनए है वो भी सर्कुलर है, लेकिन वो छोटा होता है। दोनों ही डीएनए। ये वाला जो है इसका क्रोमोसोम कहते हैं इसे। तो ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, और इसे क्या कहेंगे अपन? प्लाज्मिड कहेंगे। और दोनों में ही क्या है? रेप्लिकेशन करने की क्षमता होती है। रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए की कॉपीज बनाना, उसे अपन कहते हैं रेप्लिकेशन। अब रेप्लिकेशन, एक तो इसका रेप्लिकेशन है वो कौन से मेथड से होता है, इसका रेप्लिकेशन कौन से मेथड से होता है, ठीक है? और या फिर दोनों का रेप्लिकेशन मेथड एक ही है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे डीएनए प्रोकैरियोटिक के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन के मेथड। मेथड दो मेथड है। कौन से मेथड आपने पढ़े अभी तक? पढ़े हैं क्या दो मेथड प्रोकैरियोटिक में डीएनए रेप्लिकेशन के मेथड? तो इसमें दो मेथड काम में आते हैं। एक तो आता है थीटा, एक मेथड आता है थीटा, और एक आता है साई या सिग्मा। ये प्रोकैरियोटिक में दो प्रकार के मेथड होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के। अब अपन देखेंगे कि थीटा कौन सा है और सिग्मा कौन सा है। सिग्मा को जो मेथड है इसे क्या कहते हैं? रोलिंग मेथड। इसे क्या कहा जाता है? रोलिंग मेथड भी कहा जाता है। रोलिंग की तरह सीधा सा बात है कि कोई भी आपके पास में एक फिरकी है, राउंड कोई चीज है, सेलो टैप हो सकती है। आपने सेलो टैप को बीच में से ऐसे पकड़ लिया, मशीन आती है वो लगाने वाली, और ऐसे उतारते हैं अपन सेलो टेप को, तो अपन ऐसे खींचेंगे तो सेलो टेप घूमती रहेगी, और ऊपर से उसकी जो पट्टी है वो निकलती रहेगी रोल की। ऐसे तो होती है। तो ऐसी अगर ये राउंड वाली स्ट्रक्चर हो गई और इसके ऊपर से आप खींच रहे हो, तो कैसी स्ट्रक्चर बनेगी? ऐसी बनेगी, सिग्मा जैसी। ये भी राउंड कोई चीज़ है आपके पास में, और इसके ऊपर से आप ऐसे अगर इसको उतारो तो इसको आप खींचते रहो, और ये क्या होगी? रोल घूमती रहेगी। इसका मतलब इसका रेप्लिकेशन जब होगा तो ऊपर वाला जो फ्रेगमेंट है इसके ऊपर तो रेप्लिकेशन होता रहेगा, ये आगे निकलता रहेगा।
और ये जो है पीछे पीछे इसका निर्माण होता रहेगा इस प्रकार से। तो इस मेथड को क्या कहते हैं? रोलिंग मेथड कहते हैं। रोलिंग मेथड मोस्टली अप्रोप्रिएट, बेस्ट सुटेबल फॉर प्लाज्मिड। किसके लिए सुटेबल है ये? प्लाज्मिड के लिए। प्लाज्मिड में भी खास तौर से आप देखोगे कि जब कॉन्जुगेशन की प्रोसेस होती है, आपने बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन के 3 मेथड पढ़े होंगे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के। एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन, एक होता है कॉन्जुगेशन और एक होता है ट्रांसडक्शन। 3 मेथड होते हैं। 3 मेथड में से कॉन्जुगेशन जो मेथड होता है कि 2 बैक्टीरियल जो सेल होती है वो दोनों क्या करती है? संपर्क में आती है। ये होती है। और एक के अंदर एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, फर्टाइल प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड। अब ये प्लाज्मिड है, इसके ऊपर क्या लग गया? ऊपर वाले डीएनए के ऊपर कट लग गया। डबल फ्रेगमेंट है। डबल फ्रेगमेंट मतलब डबल स्ट्रैंड है। डबल स्ट्रैंड के एक डीएनए के स्ट्रैंड पे क्या लग गया? कट लग गया। कट लग गया तो इधर वाला तो इधर निकल गया। ये तो था 5 प्राइम, इसलिए निकल गया। और इधर कौन सा बचा? ये 3 प्राइम। और 3 प्राइम है तो आपको भी पता है कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन प्रारंभ होता है वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। इसका मतलब अगर 3 प्राइम OH ग्रुप यदि फ्री है तो वहां पर डीएनए पॉलीमरेज आके कभी भी उस स्ट्रैंड को एक्सटेंड कर सकता है वो। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया? ये 3 प्राइम OH मिल गया यहाँ पर, और डीएनए पॉलीमरेज यहाँ से पीछे पीछे इसको निर्माण करना स्टार्ट कर दिया, और इधर से ये रोलिंग आगे की तरफ चलता रहा। और देखते ही देखते यहाँ पर एक सर्किल बन जाएगा। ये बन गया। और इसकी कितनी कॉपी हो गई? 2 कॉपी हो गई। तो कौन सा मेथड चल रहा है यहाँ पर? ये सिग्मा या रोलिंग मेथड चल रहा है। इसमें प्लाज्मिड में, क्योंकि कौन सा प्लाज्मिड है? ये एफ प्लाज्मिड है। हाँ, रील बनती थी वो, पहले से घुमाते थे अपन पकड़ के वो वाली, ठीक है ना? तो ये मेथड चल गया। अब अपन देखेंगे कि थीटा जो मेथड है वो मोस्टली अप्रोप्रिएट किसके लिए बेस्ट है? तो सीधा सा आप कहोगे आपका जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम, इसके लिए कौन सा बेस्ट मेथड रहेगा? थीटा मेथड। थीटा मेथड में आपको, देखो प्रोसेस अपन बाद में पढ़ेंगे, आपको मेथड बता देता हूँ। थीटा जो मेथड है इसमें आकृति जो है वो थीटा जैसी बनेगी इसमें, इसलिए इसका नाम थीटा है। इसमें आकृति सिग्मा जैसी बन रही है, इसका नाम क्या है? सिग्मा है। सर जी रिपीट करना प्लीज। कौन सा रिपीट करने की बात कर रहे हो आप? देखो सबसे सिंपल बता रहे हैं अपन तो भाई, प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन अपन पढ़ना चाह रहे हैं। तो पढ़ने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई अपने अंदर जेनेटिक मटेरियल सेम सिंगल प्रकार का होता है। होता तो अपने अंदर भी 2 प्रकार का है, लेकिन अपन प्रोकैरियोटिक में 2 प्रकार के जेनेटिक मटेरियल की बात करना चाहेंगे। पहले होता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम, और छोटे जो डीएनए के सर्कुलर फ्रेगमेंट होते हैं उनको बोलते हैं प्लाज्मिड। दोनों ही रेप्लिकेशन करने की क्षमता होती है दोनों के अंदर। इसलिए प्लाज्मिड का अगर रेप्लिकेशन करना हो, और प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन जो होता है वो हमेशा कौन से मेथड से होता है? तो होता है रोलिंग मेथड से। और रोलिंग मेथड जब एक डीएनए का फ्रेगमेंट है उसके ऊपर से डीएनए फ्रेगमेंट बाहर निकलता है तो एक आकृति बनती है सिग्मा वाली, उसे क्या कहते हैं? सिग्मा। ठीक है। और सिग्मा कैसे बनती है? तो यहाँ पर मैंने अभी भी बताया है आपको, वापस बता देता हूँ। ये अंदर वाला स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंड होता है डीएनए का। एक बाहर वाला स्ट्रैंड है, यहाँ पे क्या लग गया? इस पे कट लग गया। कट लगने को अपन क्या बोलते हैं? निक। ठीक है, निक लग गया। निक लगने के बाद में एक स्ट्रैंड ये जो है वो तो बच गया 3 प्राइम OH, और जो ये वाला बचा वो कौन सा बचा? 5 प्राइम फॉस्फेट। कोई भी डीएनए के स्ट्रैंड को जब कट लगाओगे तो 2 एंड तो बनने स्वाभाविक है। अब आप इसको अगर ऐसे खोलोगे इस स्ट्रैंड को, तो मैं ऐसे दिखा देता हूँ आपको। ये अंदर वाला है, बाहर वाला जो है इस पे क्या प्रेजेंट है? OH है। ये वाला स्ट्रैंड जो है ये फ्री हो गया। ये फ्री हो गया तो ये जो यहाँ पर कौन आएगा? डीएनए पॉलीमरेज आएगा, और इस OH को यूज में लेते हुए इधर बढ़ता जाएगा। इसमें जो मेथड है वो कौन सा? यूनिडायरेक्शनल।
सिग्मा में और रोलिंग में डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है, जबकि अपन जो पढ़ेंगे उसमें क्या होता है, दोनों डायरेक्शन में होता है, बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन। तो इसकी विशेषता, अच्छा हुआ इन्होंने पूछा तो याद आ गया एक टर्म और, इसमें डीएनए का जो रेप्लिकेशन है यहाँ से एक ही डायरेक्शन में होता है। ये वाला स्ट्रैंड है पीछे के पीछे निकलता रहेगा, आ रहा समझ में, और ये चलता रहेगा और ये निकलता रहेगा, ये जाके कहीं ना कहीं क्या करेगा, रोलिंग बना लेगा। तो ये यहाँ पर कंप्लीट स्ट्रैंड बन जाएगा इसका। तो इस प्रकार की रोलिंग जो स्ट्रक्चर है ये वाला, इसे क्या कहते हैं अपन, सिग्मा या रोलिंग मेथड कहा जाता है, जो खासतौर से प्लाज्मिड के लिए काम आता है। इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन हमेशा यूनिडायरेक्शनल मेथड में होता है, ये लाइन आपको याद रख लेनी। जबकि जो थीटा मेथड है इसमें डीएनए का जो रेप्लिकेशन होगा वो बाई डायरेक्शन में होगा, दोनों साइड में चलेगा इसमें। इसलिए इसके अंदर दोनों प्रकार के फ्रेगमेंट बनेंगे, एक ओकाजाकी बनेगा और एक कंटिन्यूस बनेगा। इसमें हमेशा कंटिन्यूस बनता है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट नहीं बनते हैं। ओकाजाकी फ्रेगमेंट तभी बनता है जब आप उल्टा सिंथेसिस कर रहे हो, उल्टी डायरेक्शन में। सीधी डायरेक्शन में करोगे तब तो सीधा ही चलेगा वो, लेकिन आप उल्टा कर रहे हो तो बीच से प्राइमर जोड़ते रहना पड़ेगा आपको, वो आगे बताऊंगा आपको। तो ये समझ में आ गया होगा, एक बार आप इससे पूछ लेता हूँ। हाँ राजकुमार जी, एक बार बता दो आप, फिर आगे बढ़े अपन, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ कॉन्सेप्चुअल हैं, इसमें नोट्स पे डिपेंड नहीं करना भाई आप लोगों को, ये नोट्स सर आपने कम दिए ज़्यादा दिए, इसमें सीधा सा जो मुझे आता है जितना मैं कोशिश करूंगा मैं बोर्ड पे बताने की कोशिश करूंगा इसमें, क्योंकि नोट्स इतने लिखे भी नहीं जाते इतने। हाँ चलो, अब सेकंड मेथड अपना कौन सा है, थीटा मेथड। ठीक है, थीटा मेथड थोड़ा सा मैं आगे बताता हूँ आपको। थीटा मेथड हमेशा काम आता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम के लिए। और हमेशा बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन होता है। इसका मतलब इसके अंदर जो बाई डायरेक्शनल जो फोक बनेगी वो दोनों साइड में खुलेगी। चलो, इसका मतलब इसमें ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनते हैं, उसमें ओकाजाकी फ्रेगमेंट नहीं बनेंगे। ठीक है, अब अपन देखेंगे इसको कैसे बनेगा ये, कि सबसे पहले आपके पास में ये डबल सर्कुलर स्ट्रैंड है, और यहाँ भी आप देखोगे डबल स्ट्रैंड डीएनए है। इसमें पहली बात तो स्ट्रैंड कहीं से भी कट नहीं लगता, उसमें हमेशा कट लगता है, उसमें निक लगता है, इसमें निक की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें सीधा सा है कि भाई एक सेंटर होना चाहिए जहां से स्टार्ट होगा, उसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORIC कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट की आवश्यकता जरूर होती है। इस पॉइंट की विशेषता क्या होती है वो हालांकि आगे फुल डिटेल पड़ी अपनी, फिर भी थोड़ा सा बताता था। इसकी विशेषता क्या होती है, इसमें 80 रिच न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। मतलब ऐसे न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है जिसमें एडेनिन और थाइमिन की जो मात्रा होती है वो ज्यादा होती है, और गुआनिन और साइटोसिन की मात्रा कम होती है। इसलिए यहाँ से स्ट्रैंड खुलना इजी रहता है। अगर यहाँ पर गुआनिन और साइटोसिन की मात्रा ज्यादा होती तो ये ओपन ही नहीं होता, ट्रिपल बॉन्ड होता तो मजबूत होता वो। इसका मतलब यहाँ पर मेल्ट होना ज्यादा इजी है और यहाँ से जल्दी से खुल जाएगा। इसलिए अपन इसे क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ सेंटर, और ओरिजिन ऑफ सेंटर का मतलब सीधा समझ जाना 80 रिच सीक्वेंस होती है, इसलिए इसे बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से इसमें होगा क्या, सबसे पहले इसको खोलने के लिए जो एंजाइम काम आता है वो कौन सा काम आ जाएगा, हेलिकेज। कौन सा एंजाइम काम आ जाएगा, हेलिकेज आ जाएगा। हेलिकेज इसको खोलना स्टार्ट करेगा, और यदि इसको खोलेगा तो कुछ इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है ये बनेगी। ये हुआ, ये जो स्ट्रैंड है ये थोड़ा नीचे आ गया एक, और एक ऊपर रह गया। तो ये जो धीरे धीरे ये कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है।
और स्पेस मिल रहा है, इसे अपन क्या बोलेंगे? ओपन लूप। रेप्लिकेशन के लिए ओपन लूप बनने जा रहा है। अब यहाँ पे देखोगे, इसको जो लूप बनता है उसको दो डायरेक्शन में बांटा जाता है। फिर दो डायरेक्शन बांट सकते हो, एक फोक इस साइड में चलेगी, एक इस साइड में चलेगी यहाँ पर, क्योंकि अपन ने पहले लिख दिया है बाई डायरेक्शन चलने वाला है ये काम। अब यहाँ पर आप देखोगे कि सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए किसी प्राइमर की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? प्राइमर की आवश्यकता। इसका मतलब यहाँ पे आप देखोगे, ये प्राइमर आ गया, इधर भी प्राइमर आ गया। प्राइमर, प्राइमर क्या होता है? आरएनए या डीएनए, तो आप क्या कहोगे? आरएनए। आरएनए का स्मॉल मॉलिक्यूल होता है ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का, 9 से 10 न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं, 9 से 12 न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं। अब यहाँ से आप देखोगे कि डीएनए जो पॉलीमरेज है वो आएगा, और डीएनए पॉलीमरेज जो है इस दिशा के अंदर इसको चलाएगा। तो ये तो कौन सा हो गया? 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और ऑपोजिट अगर चलेगा, यहाँ पे कौन सा चल रहा है? चलने को तो कौन सा चलेगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम चलेगा, लेकिन बार बार में प्राइमर की आवश्यकता पड़ती है इसमें। इसलिए यहाँ पर जो है वो प्राइमर की एक साइड में बार बार यहाँ आएगा, फिर इसको खोलेगा, फिर प्राइमर जुड़ेगा यहाँ पर, ऐसे चलेगा ये। अब धीरे धीरे ये लूप है बढ़ता जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि लूप है ऊपर वाला, ये पूरा खुलते खुलते नीचे तक आ जाएगा, और ऊपर की तरफ डीएनए का सिंथेसिस होता रहेगा। अब आप देखोगे यहाँ पर, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ की तरफ, या फिर यहाँ देख लो, आप किसी भी स्ट्रैंड को देख लो, यहाँ से जो चलेगा वो इसके यहाँ ऐसे चलता रहेगा, और ये ऐसे मान लो यहाँ से चला, ये यहाँ तक चल रहा है, और ये वाला इसके पीछे पीछे चल रहा है। एक कंडीशन देख, अब ये जो स्ट्रक्चर जो बनती है इसकी, इसकी स्ट्रक्चर आप देखने को ऐसी जो स्ट्रक्चर आना, ये इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? थीटा शब्द कहा गया है ऐसे, कि ये जो स्ट्रक्चर बन रही है यहाँ पर, ऐसी जो स्ट्रक्चर बनती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं यहाँ पर? थीटा जैसी जो स्ट्रक्चर है वो बनाता है ये वाली स्ट्रक्चर। ठीक है, देखते ही देखते दो जो लूप है वो बन जाएंगे यहाँ पर। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी इसमें? दोनों फंसे हुए रहेंगे एक दूसरे के अंदर। क्यों? दोनों बने कैसे हैं? ये इस प्रकार से बन रहे हैं कि एक दूसरे के अंदर बन रहे हैं, तो देखते देखते दो जो लूप बनेंगे वो ऐसे बनेंगे एक दूसरे के अंदर, मतलब फंसे हुए रहेंगे दोनों। इसलिए लास्ट के अंदर इनको निकालने के लिए कट लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। एक जगह कट लगेगा, कट लगने के बाद में एक बाहर निकल जाएगा, और उसको क्या कर दी जाएगी? डीएनए लाइगेज के द्वारा सीलिंग कर दी जाती है। इस प्रकार का जो मेथड होता है, इस मेथड को अपन क्या कहते हैं यहाँ पर? थीटा मेथड कहा जाता है। ठीक है, रोलिंग वाला तो सेम सिंपल प्रकार का होता है, ये थोड़ा सा जरूर ऐसा लगता है आपको। सर आप इन पीडीएफ नोट्स को बुक फॉर्मेट में पब्लिश करेंगे क्या? हाँ, करेंगे भाई। जैसे अपना कोर्स कंप्लीट होगा उसके 15 दिन के आसपास में करेंगे जल्दी, है ना? तो ये मेथड समझ में आ गया क्या आपको? इसमें से पूछना कुछ नहीं है आपको, बस मैं आपको दो चीजें जो बताई है मैंने लास्ट, जो इसमें बताई है लास्ट बोर्ड पे, इसमें से क्वेश्चन आएगा तो इसमें आ जाएगा सीधा ही आपको, कौन से मेथड में क्या काम आता है, क्या होता है, क्या नहीं होता, ये आपका डिपेंड करेगा। अब अपन चलते हैं, देखो अपन थ्योरेटिकल अगर अपन पढ़ें तो सीधा से अपनी बुकों के अंदर पढ़ें, चाहे कहीं भी पढ़ें, तो एक सिंपल से लाइन लिखी होती है कि डीएनए की रेप्लिकेशन जो होती है वो 3 स्टेप के अंदर संपन्न होती है, तो अपन भी उसी को फॉलो करते हैं पहले आपके सिस्टम से। तो 3 स्टेप्स, 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। पहली को क्या कहते हैं? इनिशिएशन। सेकंड क्या कहते हैं? इलोंगेशन कहेंगे या सिंथेसिस कहेंगे, और थर्ड को अपन क्या कहेंगे? तो टर्मिनेशन।
तो डीएनए रेप्लिकेशन को 3 स्टेप में डिवाइड किया गया है। पहली स्टेप जो है ये सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सी होती है? इनिशिएशन ही होती है। जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है, जितनी भी इनको एक्टिविटी करनी होती है, वो सब किसमें होती है? इनिशिएशन। अगर एक बार स्पीड पकड़ ली, तो इलोंगेशन में तो कुछ भी नहीं है, सीधे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना है और इसके अंदर कुछ नहीं है, एक सीक्वेंस आएगी, जहाँ पर एक विशेष प्रोटीन आकर जुड़ेगी और वहाँ से दोनों सेपरेट हो जाएंगे। इसलिए इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ। पहली जो प्रोसेस है, ये आपने को समझने की ज़रूरी है। अब मैंने अभी कहा कि भई अगर आप रेप्लिकेशन प्रारंभ करना चाहते हो और अपन पढ़ किस में रहे हैं पहली चीज़? प्रोकैरियोटिक में पढ़ रहे हैं, ये ज़रूर आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब कोई भी चीज़ अपन पढ़ेंगे, तो वो इस फॉर्मेट में पढ़ेंगे कि अपना जो क्रोमोसोम है वो कैसा है? सर्कुलर है, ये है। सर्कुलर भी कैसा है? तो अपन इसको कहेंगे कि ये डबल स्ट्रैंड भी एक दूसरे के ऊपर एंटी पैरेलल लिपटा हुआ है। तो लिपटा हुआ तो अपन इसको कैसे कह सकते हैं? ऐसा लिपटा हुआ है। जैसे ये थोड़ा-सा पास में आता है, तो आपने देखा ही होगा कि रस्सी को अगर अपन पकड़ के ऐसे करते जाएँगे, तो कुछ टाइम के बाद दोनों को ऐसे करेंगे, तो करते ही दोनों पास में आ जाएगी। फिर उसको वापस घुमाओगे, फिर उसको करो, फिर वापस पास में आ जाएँगे। इसका मतलब इनके अंदर जो ट्विस्टिंग है घुमाने की, रस्सी की तरह, वो अच्छी होती है, ज़्यादा पाई जाती है। इसलिए ये छोटे से स्पेस में क्या हो जाते हैं? पैक हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं पाया जाता ये, कभी भी। आप सोचो कि डीएनए का स्ट्रक्चर अपन ऐसे ही बनाते हैं बैक्टीरिया के अंदर, तो ऐसा ही पाया जाता होगा, ऐसा नहीं पाया जाता वो। वो इस प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है। जैसे यहाँ पर आपको हुआ ऐसे, ये पता नहीं कितनी बार लिपटा हुआ आपस में ये, रस्सी की तरह। इसे क्या बोलते हैं? सुपर कॉइलिंग। इसे क्या बोलते हैं? सुपर कॉइलिंग बोलते हैं। तो सुपर कॉइलिंग को सबसे पहले अपने को रस्सी को ऐसे पकड़ कर इसको खोलना पड़ेगा। खोलेंगे तब सुपर कॉइलिंग थोड़ी कम होगी। फिर उसको उल्टा घुमाना पड़ेगा। उल्टा घुमाएँगे तो सुपर कॉइलिंग धीरे-धीरे कम होती जाएगी। फिर इसको और सुपर कॉइलिंग कम करेंगे। फिर जाके ये इस प्रकार के शेप में लास्ट में आता है। उसे क्या बोलते हैं? नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। अगर आप इस सुपर कॉइलिंग को हटाना चाहते हो, तो आपको कहाँ लेके जाना पड़ेगा इसको? नेगेटिव सुपर कॉइलिंग में लेके जाना पड़ेगा। नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। याद रहेगा? इसका मतलब नॉर्मल बैक्टीरिया में डीएनए किस फॉर्मेट में होता है? पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। किस कंडीशन में होता है? पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को। और इसको खोलने के लिए कौन सा एंजाइम सबसे पहले होगा कि इनिशिएशन की स्टेप में अपन स्टार्ट करें डीएनए की, तो पहली स्टेप आ जाएगी सुपर कॉइलिंग को ओपन करना। डीएनए की सुपर कॉइलिंग को रिलैक्स में कन्वर्ट करना। क्या? नेगेटिव सुपर कॉइलिंग के अंदर कन्वर्ट करना सबसे पहली स्टेप है ये। इसका मतलब इस स्टेप एंजाइम कौन सा काम आएगा? कौन सा काम आता है भाई? सुपर कॉइलिंग को हटाने के लिए कौन सा एंजाइम काम आता है? कौन सा? ये तो अनवाइंडिंग का तो जे लगा एज लगा दिया है। किसने पढ़ाया? नॉर्मल तो हेलिकेज ही होता है फिर वो तो। लेकिन इसको सुपर कॉइलिंग को हटाने के लिए अभी किसी को आइडिया है क्या? सुपर कॉइलिंग को नेगेटिव सुपर कॉइलिंग या रिलैक्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए डीएनए को कौन सा एंजाइम जो है वो मोस्टली काम लिया जाता है? अब नाम बताऊंगा तब सब कहोगे हाँ सर ये तो पता था पहले से। हाँ, कौन सा एंजाइम है? टोपो आइसोमरेज। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम पूछा जाता है टोपो आइसोमरेज का। तो टोपो आइसोमरेज एंजाइम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। टोपो आइसोमरेज सेकंड। हाँ, टोपो आइसोमरेज फर्स्ट जो होता है ये क्या करता है? ये भी सुपर कोइलिंग को देखो दोनों का काम क्या है? काम है वो तो मैंने पहले लिख दिया।
सुपर कोइलिंग को कम करने का काम जो है वो टोपो आइसोमरेज का है। टोपो आइसोमरेज फिर कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। दोनों में अंतर किसका है? टोपो आइसोमरेज फर्स्ट जो है वो क्या करता है, डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड को कट करके नेगेटिव सुपर कोइलिंग को बढ़ाता है। याद रहेगा, सिंगल स्ट्रैंड को याद रखना भी, सिंगल स्ट्रैंड को कट करके और नेगेटिव सुपर कोइलिंग को बढ़ाता है। दूसरी चीज, विदाउट एटीपी, इसमें किसी भी एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। ये पहला काम हो गया। सेकंड को अपन देखेंगे, इसका पूरा, इसका सेकंड नाम जो है इसे गायरेज एंजाइम के नाम से जाना जाता है। टोपोआइसोमरेज सेकंड गायरेज एंजाइम होता है, जिसको अपने काम करने के लिए एटीपी की आवश्यकता पड़ेगी। एटीपी डिपेंडेंट एंजाइम होता है ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को कट करके नेगेटिव सुपर कोइलिंग बढ़ाता है। ठीक है, ये दोनों में मुख्य अंतर होता है। बस आप तो गायरेज के नाम से याद रख लेना कि गायरेज का काम क्या है, क्योंकि मोस्टली जो एग्जाम पूछा जाता है, एक तो ये कि गायरेज है कौन सा, दोनों में से गायरेज ये है या ये है, तो आप कहोगे सेकंड प्रकार का है। ज्यादा इफेक्टिव कौन सा है? गायरेज है सबसे ज्यादा इफेक्टिव। क्यों? एक तो एनर्जी यूज में ले रहा है, प्लस डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को कट करके क्या करता है, सुपर कोइलिंग को फास्ट खोल देता है, और फिर दोनों डीएनए के स्ट्रैंड है उनको क्या कर देता है, पीछे पीछे डीएनए लाइगेज एंजाइम होता है वो आता है, दोनों को क्या कर देता है, सील कर देता है। ठीक है ना, इसलिए सबसे जो इफेक्टिव है टोपो आइसोमरेज है। तो सबसे पहले जो कोइलिंग है इसको क्या करता है, सुपर कोइलिंग को नेगेटिव सुपर कोइलिंग में कन्वर्ट करने के लिए पहला एंजाइम अपना जाएगा टोपो आइसोमरेज। अब आगे अपन चलते हैं, कौन सी स्टेप पढ़ रहे हैं भैया? अपन इनिशिएशन स्टेप चल रही है अपनी, ठीक है ना। सर जी हिस्ट्री वाले का क्या हुआ? हिस्ट्री वाले का बनाया था मैंने कल, कोर्स का तो डाला है थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन तो, और कल से सुबह से उनकी क्लास रहेगी 7:15 बजे के आसपास से। का मैसेज आया था कि 7:15 बजे से क्लास लूँगा, 7:15 से उनकी क्लास शायद 9:30 बजे तक, ऐसा कुछ है क्या? अच्छा, वो करेंगे, मैं आज कर दूंगा। तो वो क्या है, 3 दिन तक तो अपन डेमो वाला ही कोशिश करेंगे अपन उसको, और सुबह 2 घंटे की क्लास को लेते हैं वैसे, ठीक है ना। 1 घंटे की शायद हिस्ट्री की है और 1 घंटे की करंट की, ऐसे कुछ है, चल रही है अभी करंट में, है ना। तो ये आगे चल रहे हैं अपन। अब सेकेंड एंजाइम की अपन बात करें, देखो सबसे पहले जो इनिशिएशन अपन बात कर रहे हैं, चलिए अपनी स्टेप चल रही है इनिशिएशन। इनिशिएशन होता कहाँ से है? तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये एक साइट होती है किसी भी डीएनए के अंदर, तो इसको अपन शॉर्ट में तो ओरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसमें ऐसी क्या विशेषता है कि ये यहीं से स्टार्ट हो? इसकी संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या हमेशा सिंगल होती है, और यूकेरियोटिक में देखें तो इसकी संख्या कितनी होती है? ज़्यादा होती है। अपने अंदर अगर अपन देखेंगे ना कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, अपन ये नहीं बोलेंगे यहाँ पर, अगर अपन सीधा ही कहें कि यूकेरियोटिक में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के नंबर्स कितने होते हैं, तो काफ़ी होते हैं अपने, क्योंकि अपना जीनोम काफ़ी बड़ा होता है, इनका जीनोम छोटा होता है, इसलिए एक से काम चल जाता है। अपने वाले को क्या बोलते हैं? ARS। अपनी जो ओरिजिन सीक्वेंस होती है उसे क्या बोलते हैं? ARS बोलते हैं, ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस। दूसरी चीज देखेंगे इसमें, AT रिच, एडेनिन और थाइमिन से अधिकता रखने वाली जो सीक्वेंस है वो इसमें पाई जाती है, AT रिच सीक्वेंस पाई जाती है।
अपन इसमें देखेंगे इसकी साइज कितनी होती है, तो साइज लगभग 245 बेस पेयर कितनी होती है, 245 बेस पेयर के आसपास में एक इनकी साइज होती है पर्टिकुलर कि यहीं पे इनका लूप क्या होगा, ओपन होगा, यहीं से खुलेगा ये। ठीक है, इसमें दो प्रकार के सीक्वेंस पाई जाती है, एक 9 मर सीक्वेंस और एक 13 मर सीक्वेंस। कितनी सीक्वेंस पाई जाती है इसमें, दो सीक्वेंस पाई जाती है। ऐसी स्ट्रक्चर पाई जाती है कि डीएनए की सीक्वेंस, जैसे ये है ऑयल्ड स्ट्रक्चर है इसकी, इसके अंदर पहली जो ये जो 9 मर है, इसका मतलब ऐसी छोटी छोटी सीक्वेंस जिनके अंदर एडेनिन थायमिन की, केवल एडेनिन थायमिन ही पाए जाते हैं। और कितने न्यूक्लियोटाइड, 9 न्यूक्लियोटाइड। कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं इसमें, एक सीक्वेंस में 9 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, 9 मर सीक्वेंस बोलते हैं, याद रहेगा। इसकी कितनी कॉपी पाई जाती है इसकी, 5 कॉपीज पाई जाती है। कितनी संख्या होती है इसकी, 9 मर की 5 कॉपी होती है। और इसकी 13 मर जो है इसकी कितनी कॉपी होती है, 3 कॉपीज होती है। इसका मतलब यहां पर आप बनाओगे, अब ये 5 सीक्वेंस बना दी मैंने, तो आप सीधा सा समझ जाओगे कि 5 सीक्वेंस जो है वो यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, 9 मर है। कितनी बार रिपीट हो रही है, 5 बार रिपीट हो रही है। मैंने पहले लगा दिया, 5 कॉपीज के अंदर पाई जाती है। दूसरी सीक्वेंस अगर आप देखोगे यहाँ पर, 1 2 3, कितनी बार आ रही है, 3 कॉपी आ रही है। और इनमें न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी होती है, 13, इसलिए इसे 13 मर के नाम से जाना जाता है। और ये हो गई 13 मर। ये दोनों सीक्वेंस कहाँ पाई जाती है भाई, ORIC के अंदर पाई जाती है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के अंदर दो सीक्वेंस पाई जाती है, 9 मर और 13 मर। अब यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स हो गया, अपन चाहते हैं कि इसको ओपन करना, क्योंकि ये कैसी सीक्वेंस है, 80 रिच सीक्वेंस है, एडेनिन थायमिन ही पाई जाती है, यहाँ पर ग्वानिन साइटोसिन ज्यादा नहीं पाया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज अपन देखेंगे कि इसमें दो सीक्वेंस का काम क्या है, इनमें से ओपन कौन सी होगी दोनों में से, क्या ये ओपन होगी या फिर ये ओपन होगी। आने वाली जितनी भी इनिशिएटर जो प्रोटीन होती है जिनको ओपन करने आ रही है अभी, वो सब बाइंड किसके साथ होगी, इसके साथ, 9 मर के साथ। ओपन कौन होगी, 13 मर। ये इस प्रकार से इस कोयलिंग को यहाँ से घुमाएंगे कि इसके बॉन्ड जो है वो टूटने प्रारंभ हो जाएंगे। इस सीक्वेंस को बाइंड होते हैं, इस सीक्वेंस को रोटेट करते हैं वो, जिसका प्रेशर जो है वो यहाँ पड़ेगा और यहाँ से मेल्ट होगी ये। इसका मतलब ओपन होने वाली सीक्वेंस ये है, ओपन फॉर रेप्लिकेशन। आपको याद रखना है कि दोनों सीक्वेंस में से डीएनए ओपन जो लूप बनेगा वो कौन सी बनाएगी, तो 13 मर जो है वो लूप बनाती है, आने वाले सभी प्रोटीन यहाँ पर आकर जुड़ेगी। अब आप देखोगे कि सबसे पहले जो डीएनए है यहाँ पर, जैसे ये, चलो यहीं पर बता देता हूँ, अभी तो चल ही रहा पॉइंट। सबसे पहले कौन सी प्रोटीन जो है वो आकर जुड़ेगी यहाँ पर, सबसे पहले इसमें प्रोटीन आती है डीएनए। इसका मतलब पहली प्रोटीन जो है वो कौन सी प्रोटीन चल रही है, इनिशिएटर प्रोटीन। इन प्रोटीन को क्या कहते हैं, इनिशिएटर। इनिशिएटर प्रोटीन धीरे धीरे आकर यहाँ पर जुड़ना प्रारंभ होगी। तो सबसे पहले इनिशिएटर प्रोटीन आएगी कौन सी, ये वाली, डीएनए ए। और बाइंड कहाँ पे हो रही है ये, 9 मर के ऊपर, ना कि 13 पे। ठीक है, इसके बाद भी सेकेंड प्रोटीन जो है वो कौन सी आती है यहाँ पर, डीएनए बी
सी, ये दोनों प्रोटीन हमेशा साथ में आती है, पी और सी, ये दोनों प्रोटीन साथ में आती है। जो बी जो प्रोटीन है, डीएनए बी, इसका काम है हेलिकेज का। हेलिकेज एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको ब्रेक करने वाले जो एंजाइम होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हेलिकेज बोलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने वाले को हेलिकेज। तो हेलिकेज की जो प्रॉपर्टी है वो किस में पाई जाती है? डीएनए बी के अंदर पाई जाती है। कौन से में? डीएनए बी में। डीएनए बी अकेला क्यों नहीं आता है? क्योंकि इसको पता नहीं होता कहाँ जाके बाइंड होना है, इसलिए इसको बाइंड करवाने के लिए एक लोडिंग जो प्रोटीन होती है उसकी आवश्यकता पड़ती है। लोडिंग प्रोटीन कौन सी होती है? सी होती है। इसलिए इसको ये साथ लेके आती है, इसको लोडिंग करती है यहाँ पर, और लोडिंग करने के बाद में खुद यहाँ से निकल जाती है। याद रहेगा, ये लोडिंग करवाने आती है, सी का कोई काम नहीं है भैया यहाँ पे। सी सिर्फ लोडिंग प्रोटीन है, वो करवा के यहाँ पे इसको निकल जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे जो जुड़ेगी वो कौन सी जुड़ेगी? अब बी जो प्रोटीन है वो जुड़ती है। ठीक है, ये बी जो प्रोटीन है यहाँ से आते आते कहाँ पहुंचेगी? अब लास्ट के अंदर ये सी की तरफ पहुंचे, मतलब इसके 13 मर जो है वो यहाँ से प्रेशर यहाँ से बनेगा, कॉम्प्लेक्स यहाँ बनेगा, इस कॉम्प्लेक्स का प्रेशर जो है वो यहाँ बनेगा, और यहाँ आते आते कौन सी आ जाएगी फिर लास्ट के अंदर? ये जो इसकी मात्रा बढ़ती जाएगी बी वाले की, और बी वाली यहाँ पर आके अरेंज होगी, इसको खोलना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, इसका मतलब बी जो प्रोटीन है इसको खोलने के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ये जो प्रोटीन है ये कैसी है? एटीपी डिपेंडेंट। आपको हर छोटी छोटी चीजें हैं वो याद होनी चाहिए भाई, कौन सी प्रोटीन इनमें से एटीपी डिपेंडेंट है, कौन सी एटीपी डिपेंडेंट नहीं है, कौन सी न्यूट्रल है, कौन सी क्या प्रोटीन है। तो ये एटीपी डिपेंडेंट होती है। अब जैसे ये बाइंड होगी, बाइंड होने के बाद में ये क्या होगा? ओपन हो जाएगा यहाँ तक। हेलिकेज का काम क्या है? इसको ओपन करना। ओपन करते ही इस प्रकार का जो ओपन लूप बनेगा इसका। ठीक है, ये कौन सा है? 13 मर। ओपन लूप जो है वो कहाँ बना है? 13 मर के ऊपर बन रहा है। अब यहाँ पे अभी भी अपन देखेंगे तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है दोनों साइडों में प्रेजेंट है, ये तो कंडीशन है। और इस साइड को पूरी को क्या कहते हैं? कोरी साइट कहा जाता है। कितनी साइज है इसकी? 245 बेस पेयर के आसपास इसकी साइज होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, दोनों साइड के अंदर, यहाँ पर आप पिंक कलर का यहाँ भी ये लगा हुआ है और इस साइड में भी लगा हुआ है। इस एंजाइम को क्या कहते हैं? हेलिकेज। हेलिकेज। और वैसे कौन सी है ये? डीएनए पी प्रोटीन। ये जरूर याद रखना भी, खाली हेलिकेज से काम नहीं चलेगा। हेलिकेज है ये। इसका मतलब यहाँ क्या, जो न्यूक्लियोटाइड इनका बॉन्ड जो है वो तो टूट चुका है, हाइड्रोजन बॉन्ड तो यहाँ, इसे बोलते हैं अपन ओपन लूप। अगर अपन, जब भी अपन स्टडी करते हैं तो हमेशा पूरा लूप की स्टडी अपन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दोनों साइड के अंदर डीएनए का सिंथेसिस चल रहा है, बाई डायरेक्शनल। कौन सा ये मेथड कौन सा पढ़ रहे हैं अपन? थीटा है या फिर रोलिंग है? ये थीटा मेथड पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है ना, क्योंकि रोलिंग होता तो ये यूनिडायरेक्शनल होता, अपन बाई डायरेक्शनल पढ़ रहे हैं। इसका मतलब इस, ये जो ओपनिंग लूप जो है तो क्या किया जाता है? दो भागों के अंदर डिवाइड किया जाता है। अब दो भाग अगर अपन बना दिए तो एक तो इधर से चिमटी बन गई और एक इधर से चिमटी बन गई, इसका मतलब दो फोक बन गई आपके पास में। ठीक है ना, इसकी स्ट्रक्चर अपन देखेंगे तो कैसी बनी। ऐसी स्ट्रक्चर बनी है, इधर वाली काट लो चाहे उधर वाली काट लो। ये आगे की तरफ तो यहाँ पर कॉइलिंग चल रही है अभी, और पीछे पीछे स्ट्रैंड खुल चुका है। इसके दो प्राइम होते हैं, 5 प्राइम, 3 प्राइम, 3 प्राइम और 5 प्राइम।
डीएनए का जो सिंथेसिस होता है वो कौन सी डायरेक्शन में होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसका मतलब यहाँ पर आप देखोगे कि इस एंड को अपन कौन सा एंड मान सकते हैं, 5 प्राइम, और इधर अगर ये चले तो कौन सा हो गया, 3 प्राइम हो गया। ये तो हुआ। अगर यहाँ अपन प्राइमर मान लें छोटा सा, तो ये तो हो गया इसका 5 प्राइम, और ये हो गया इसका 3 प्राइम, 3 प्राइम। ये क्या है इसके, प्राइमर, प्राइमर हो गया। लेकिन अपन जो डीएनए का स्ट्रैंड सिंथेसिस जो पढ़ रहे हैं वो केवल एक ही डायरेक्शन का पढ़ रहे हैं, कौन सा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इधर भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अभी भी दो स्ट्रैंड बचे हैं, एक ये बच गया और एक ये बच गया। इसका मतलब यहाँ भी डीएनए का सिंथेसिस तो हो गई, लेकिन उल्टा होगा। यहाँ डीएनए का सिंथेसिस कैसा होगा, उल्टा होगा। उल्टा कैसे होगा कि प्राइमर जो है यहाँ से तो इधर चल ही रहा है, अब ये प्राइमर कहाँ जुड़ेगा, इधर जुड़ेगा, और इसका यहाँ जुड़ेगा। और ये भी प्राइमर है। अब ये प्राइमर किधर चलेगा, इधर चलेगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि OH इसका यहाँ पे है 3 प्राइम, और इसका 3 प्राइम कहाँ पे है, इधर है, ये इधर चलेगा। अब अपन देखेंगे इस डीएनए का जो सिंथेसिस है वो इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ से इस डायरेक्शन में, और इसका सिंथेसिस भी इस डायरेक्शन में होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। यही हुआ ना, कैसे उल्टा हो गया, कौन सा, ये तो अलग हो गया ना, ये तो स्टैंड अपन, मैं क्या कर रहा हूँ अभी, तो एक बार आप समझ लो, देखो फिर मैं इसको फोक करके बताऊंगा आपको, आदि करके बताऊंगा एक बार। आपको सिर्फ इतना समझ लेना कि दोनों स्ट्रैंडों पे चलना है, दोनों स्ट्रैंड पे कंटिन्यू डीएनए का सिंथेसिस हो ही नहीं सकता, क्योंकि डीएनए स्ट्रैंड खुला कितना है, आधा खुला हुआ है। अब इसको देखो आप, मैं इसको नीचे वाले में दिखाता हूँ एक बार आपको। आपके पास दो स्ट्रैंड है, दोनों स्ट्रैंड खुले हुए हैं अभी, ये देखो 5 प्राइम 3 प्राइम, यहाँ पे आ गया 3 प्राइम, और यहाँ पे आ गया 5 प्राइम। ये वाला ही तो है, आधा काट दो इसको, अब इधर से पढ़ो केवल, इसको आधे को तो ढके दो। अब इधर से आप चलोगे तो सबसे पहले प्राइमर कहाँ पे आके बाइंड होगा, यहाँ पे होगा, 5 प्राइम पे, ठीक है। ये जो फ्री एंड है ये कौन सा है, 3 प्राइम है, यही है। अब इधर प्राइमर कहाँ बाइंड हो सकता है, 3 प्राइम पे, तो 3 प्राइम तो बंद है, तो इसका मतलब जहाँ जगह दिखेगी वहीं तो होगा, तो यहाँ पे जगह दिखी इसको, तो इसने क्या मान लिया कि ये तो 5 प्राइम है और ये क्या है, 3 प्राइम है, ये मान लिया इसने। अब डीएनए का सिंथेसिस किस साइड में होगा, इधर ही तो होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो यहाँ पे आ गया 3 प्राइम, आ गया। अब इसका डीएनए का सिंथेसिस कैसे होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम, हो गया डीएनए का सिंथेसिस। अब हुआ क्या कि ये डीएनए और खुल जाए सपोज आगे, तो खुलेगा तो ये तो आगे चलता जाएगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है उस डायरेक्शन में रस्सी को कितना भी खोल दो वो तो चलता ही जाएगा। लेकिन कोई उल्टा चल रहा हो तो, हाँ, अब इसमें डिफरेंस आएगा कि जो डीएनए का निर्माण लूप की डायरेक्शन में हो, डीएनए का निर्माण इधर का लूप के डायरेक्शन में होगा उसका कंटिन्यू होगा, इधर का लूप का डायरेक्शन इसमें कंटिन्यू होगा, जो विपरीत चलेगा उसमें डिसकंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे इसको आगे अपन देखेंगे अगली स्टेप में। तो यहाँ पे दो प्रकार के स्ट्रैंड बनते हैं आपके, यहाँ पे डीएनए का सिंथेसिस कैसा होता है, कंटिन्यूअस, सिंथेसिस, इस स्ट्रैंड को क्या कहते हैं, लेडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। लेडिंग स्ट्रैंड का मतलब है जिसका निर्माण डीएनए लूप के डायरेक्शन में हो,
तो लीडिंग स्ट्रैंड है। लूप के विपरीत डायरेक्शन में अगर कोई चल रहा है तो उसे बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। इसलिए अब लूप और खुल जाए पीछे तो इधर तो ये जाएगा नहीं, जगह बन जाएगी पीछे। तो जैसे इसका छोटा सा एक डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। जैसे दूसरा ये अभी अपन ने पढ़ा है, मैं थोड़ा डीएनए को और खोल देता हूँ। ये डीएनए खुला हुआ है। सबसे पहले सपोज कि जो प्राइमर है यहाँ पे आके जुड़ा और ये इतना खुला हुआ था, 3 स्ट्रैंड कितना वो खुला था, सिर्फ इतना ही खुला हुआ था, तो ये यहीं जुड़ गया प्राइमर, ये यहाँ जुड़ा। इस डीएनए ने यहाँ तक सिंथेसिस कर दिया, 5 प्राइमर टू 3 प्राइमर, 5 प्राइमर टू 3 प्राइमर। थोड़ी देर बाद लूप इतना खुल गया, तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ ये स्ट्रैंड तो दूसरे राउंड में यहाँ तक आ गया, और यहाँ पर इसको क्या करना पड़ा, वापस से प्राइमर लेना पड़ा, और यहाँ तक सिंथेसिस हुआ। फिर डीएनए और खुल गया थोड़ा, इसको फिर आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि इसका तो मुंह इस साइड में है, तो यहाँ तक पहुँच गया। अब इसके पीछे फिर प्राइमर लगाना पड़ा इसको क्योंकि विपरीत चल रहा है, और यहाँ तक सिंथेसिस हुआ। इसलिए एक स्ट्रैंड पे डीएनए का निर्माण है कंटिन्यू होगा जो लूप के डायरेक्शन में होगा, और लूप के डायरेक्शन के जो विपरीत होगा उसमें बार बार प्राइमर की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर मल्टी प्राइमर आवश्यकता पड़ेगी। और जो डीएनए के फ्रेगमेंट बनेंगे उन्हें क्या कहते हैं, अपन ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। तो ये जो फ्रेगमेंट बने हैं उन्हें अपन क्या कहेंगे, ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। जिनकी साइज कितनी होती है प्रोकैरियोटिक के अंदर, तो लगभग 1000 बेस पेयर के आसपास इसकी साइज मानी जाती है। 1000 से 1200 के आसपास बेस पेयर इनकी साइज होती है। अब एक बार वापस बताओ, अब आ रहा है क्या समझ में? 2 प्रकार के स्ट्रैंड बताए हैं मैंने आपको, इसे क्या कहते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड, और इसे क्या कहते हैं, लेगिंग स्ट्रैंड, टेम्पलेट है ना। और ये भी टेम्पलेट ही है और ये भी टेम्पलेट ही है, लेकिन टेम्पलेट 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है लीडिंग और एक होता है लैगिंग। अब एक बार सभी कमेंट कर दो भी। हम्म, अभी बताता हूँ, हटाएगा इसको। हाँ भाई, चलो। बाद में कोई इतना पीछे जाने के बाद में कोई पीछे का सवाल मत पूछना, है ना। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, साथ साथ ही पूछ रहा हूँ आपको, क्योंकि बाद में पीछे इतना चला जाता है फिर वो कॉन्सेप्ट पूरा गड़बड़ा जाएगा। सीक्वेंस चलते टाइम पे आप कुछ भी पूछ लो। हाँ, अब आगे आ जाओ। अब देखो, अपन डीएनए का जब रेप्लिकेशन आप पढ़ रहे हो तो यहाँ पर बार बार मैं एक शब्द लिख रहा हूँ, प्राइमर। ये पर शब्द बार बार में लिख रहे हैं, प्राइमर। तो प्राइमर क्या है, आरएनए ओलिगो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। छोटा सा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है जिसकी साइज हो सकती है 9 से 12 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इसका सिंथेसिस करने वाला जो एंजाइम जो होता है, निर्माण इसके द्वारा किया जाता है, आरएनए
पॉलीमरेज के द्वारा। अब है ही आरएनए, तो भी आरएनए का निर्माण तो कौन कर सकता है? आरएनए पॉलीमरेज ही कर सकता है। इस आरएनए पॉलीमरेज का एंजाइम नाम क्या है, कौन सा है? तो इसे बोलते हैं प्राइमेज। का नाम क्या है? प्राइमेज। प्राइमर को निर्माण करने वाले एंजाइम को प्राइमेज कहते हैं। और इसकी प्रॉपर्टी कैसी है? आरएनए पॉलीमरेज की प्रॉपर्टी होती है। एग्जाम्पल अगर आप देखोगे कि कौन सा एंजाइम है ऐसा ही, तो आप कहोगे डीएनए। अपन ने ए का पढ़ लिया, बी का पढ़ लिया, सी का पढ़ लिया, और अब कौन सा आ जाएगा? जी। डीएनए पढ़े थे, मैंने बताया था आपको इनिशिएशन फैक्टर। ये इनिशिएशन फैक्टर का ही एक पार्ट है, जो कौन सा है? जी है। याद रहेगा। जी जो है डीएनए जी, इसका नाम है प्राइमेज। प्राइमेज में प्रॉपर्टी कौन सी पाई जाती है? डीएनए पॉलीमरेज। इसका नहीं, इसके नाम रखे गए पर्टिकुलर, सीक्वेंस वाइज रखे गए भी। पहला आएगा वो ए आएगा, दूसरा आएगा वो बी आएगा, और बाद में तीसरे नंबर पे बाइंड हुआ वो बी और सी ऐसे साथ लेके आया, फिर आएगा वो डी आएगा, ऐसे नाम आते हैं इनके। वो तो डीएनए के टाइप है अलग अलग, वो तो उसके नाम के अकॉर्डिंग उसकी है वो तो। लेकिन यहाँ तो सिर्फ फैक्टर है कि सीक्वेंस कौन सी है इनकी। लेकिन जीन जी जो है ये बाद में आता है, थोड़ा लेट आता है, क्योंकि जब फॉक वॉक सब तैयार हो जाते हैं और सब पूरी प्रोसेस हो जाती है, तो लास्ट में प्राइमर जोड़ने आता है तो केवल, इसलिए थोड़ा जी नंबर पे आता है, इसलिए इसको डीएनए जी बोलते हैं। डीएनए के साथ बाइंड होने वाला एक छोटा सा प्रोटीन फैक्टर है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? जी बोलते हैं। ठीक है। जी में आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्राइमेज है उसकी प्रॉपर्टी कौन से डीएनए इनिशिएशन फैक्टर में पाई जाती है, तो आप कहोगे जी में पाई जाती है। कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है? कहोगे आरएनए पॉलीमरेज पाई जाती है। ये समझ में आ गया आपको? एक शब्द आता है यहाँ पर कि जो डीएनए जो है, जैसे ही डीएनए ओपन होता है, ये लूप वापस भी तो जुड़ सकता है, इसलिए इसको वापस ना जुड़े, इसलिए इसके ऊपर कुछ विशेष प्रकार की जो प्रोटीन है वो आकर जुड़ जाती है दोनों साइडों में। उन्हें क्या कहते हैं? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, एसएसबी प्रोटीन। क्या कहते हैं इन्हें? एसएसबी प्रोटीन। नाम क्या जाएगा इसका? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, एसएसबी प्रोटीन कहते हैं इनको। ये प्रोटीन जो है जैसे जैसे लूप बना, हेलिकेज के पीछे पीछे चलती है, ये हेलिकेज आगे आगे चलता है, ये पीछे पीछे चलती है, कि डीएनए पीछे से जुड़ ना जाए, वापस से पेयरिंग ना कर ले। उनको सिंगल स्ट्रैंड बनाए रखने के लिए काम आती है, इन्हें बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है ना। हो सकता है कभी पूछा जाए आपसे कि डीएनए को डीनेचर बनाए रखने के लिए कौन सा प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल है, तो आप कहोगे सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, जो इनको अनवाइंडिंग प्रोटीन को मेंटेन करने के लिए काम आता है, अनवाइंडिंग कंडीशन में मेंटेन करने के काम आता है। प्राइमेज आ गया, क्या आ गया? सब कुछ प्रॉपर्टी आ गई। सबसे मेन जो लॉजिक है वो यही है भाई, सबसे बड़ा लॉजिक जो है वो ये है कि इनमें कंटिन्यूअस डीएनए क्यों बनता है और डिसकंटिन्यूअस डीएनए क्यों बनता है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है यहाँ पर, तो ये मान लो लगभग एप्लीकेशन आपको समझ में आ गया। कौन सा? हाँ, आगे बताता हूँ। अब अपन देखो, ये जो पूरी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे दो शब्द काम आते हैं। अब देखो ये पूरी प्रॉपर्टी कौन कर रहा है भाई? इनका जो डीएनए का सिंथेसिस करने वाला एंजाइम कौन है? डीएनए पॉलीमरेज है। डीएनए पॉलीमरेज है। डीएनए पॉलीमरेज का नाम से ही है, इसमें क्षमता है न्यूक्लियोटाइड को फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड के द्वारा जोड़ना और न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर बनाना, ये तो काम है। न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता रहता है, कौन से बॉन्ड से? फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड से जोड़ेगा और न्यूक्लियोटाइड का एक पॉलीमर बन जाएगा। न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर को ही अपन क्या कहते हैं? डीएनए कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। अब अपन देखेंगे डीएनए जो पॉलीमरेज है वो कितने प्रकार का होता है।
डीएनए पॉलीमरेज। प्रोकैरियोटिक पढ़ रहे हैं अपन। पॉलीमरेज यहाँ पे जो है वो अलग अलग मिलेगा आपको नाम। चौथा और पांचवा प्रकार का, ठीक है। इनमें से डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, पॉलीमरेज थर्ड, पॉलीमरेज फोर्थ एंड फाइव, ठीक है। ये प्रकार के दिए गए हैं। एनसीईआरटी में है क्या ये? अब डीएनए पॉलीमरेज जो फर्स्ट है, इसका देखो काम सबसे इंपॉर्टेंट, अब आप जो पूछ रहे थे वो वाला आएगा कि इसका काम है डीएनए के बड़े गैप को फिल करना। अगर कोई दो डीएनए है, डीएनए के दो स्ट्रैंड है, बीच के अंदर गैप बन गया है, और उनके बीच के लंबा डीएनए को अगर सिंथेसिस करना है तो कौन सा करेगा? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करेगा। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट हमेशा डीएनए रिपेयर में काम आता है, लेकिन जहां बड़े डीएनए की आवश्यकता पड़ेगी वहीं आके काम करेगा ये। इसका मतलब आप देखोगे आरएनए प्राइमर को हटाना, ठीक है ना। आरएनए प्राइमर को हटाने का काम किसका है? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का है। अब देखो सीधी सी है कि भाई आप अपन ये पढ़ रहे हैं कि मैंने कहा ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट की साइज कितनी बताई मैंने आपको? 1200 बेस पेयर, ये बताई मैंने आपको। अब इतने बड़े डीएनए को प्राइमर हटाया आपने, और प्राइमर हटाने के बीच में जो स्पेस बन रहा है प्रत्येक ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट के बीच में जो स्पेस बन रहे हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड 12 न्यूक्लियोटाइड या कोई रिपेयर का वाला काम आ गया, कुछ भी आ गया, हटाएगा भी यही प्राइमर को, और प्राइमर का जो गैप है वो भी यही फिल करेगा, ठीक है ना। प्राइमर गैप फिलिंग। अभी बताता हूँ। फिलिंग, फिलिंग का मतलब ये होता है कि न्यूक्लियोटाइड है और ये गैप है, इस किसी न किसी न्यूक्लियोटाइड के प्राइम पे तो 3 प्राइम तो होगा ही, उससे न्यूक्लियोटाइड जोड़ते हुए यहाँ तक छोड़ देगा वो, क्योंकि लास्ट न्यूक्लियोटाइड को डीएनए पॉलीमरेज कभी भी नहीं जोड़ पाता। लास्ट न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पे डीएनए लाइगेज आके लास्ट में काम करता है। दोनों के अंदर यही मेजर डिफरेंस होता है कि डीएनए लाइगेज का काम क्या है। डीएनए लाइगेज किसी भी दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहीं भी बनवा लो बना देगा वो, लेकिन अपनी इच्छा से न्यूक्लियोटाइड को जोड़ नहीं सकता वो, मतलब न्यूक्लियोटाइड को ऐड नहीं कर सकता वो, ला के बाहर से ऐड नहीं कर सकता, मतलब समझ रहा। तो अगर पहले से पड़े हैं तो वो जोड़ सकता है। और इसकी क्या प्रॉपर्टी है डीएनए पॉलीमरेज की? लाके जोड़ सकता है, ऐड कर सकता है, लेकिन लास्ट न्यूक्लियोटाइड को नहीं जोड़ सकता वो। कैसे बता? हम्म, कैसे डिसाइड करेंगे? हाँ हाँ, इधर भी ले ले, कौन सा कोई भी तो स्टैंड ले ले, कोई भी एक स्टैंड है, हमेशा दो ही डायरेक्शन होते हैं, 5 से 3 होती है। अब इसको कहीं से भी काट दे, हाँ, कहीं से भी काट दे ना, ये तो कह रहा हूँ, यहाँ से काटा, अब 2 फ्रेगमेंट बन गए, एक ये बन गया, ये तो बना आपने काटा तो इसका तो 5 प्राइम तो यही रहा, तो ये दूसरा कौन सा बन गया? 3 प्राइम। इसका 5 प्राइम ये रहा, इसका बन गया 3 प्राइम। क्यों बना? क्योंकि जहां फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड टूटता है वहां पर एक साइड में तो फॉस्फेट जो राइबो शुगर होता है उसका 3 प्राइम जो OH है वो फ्री हो जाता है, और जो शुगर है उसका एक साइड में क्या हो जाता है? फॉस्फेट फ्री हो जाता है, तो 5 प्राइम पर है। क्योंकि अब आप ये कहोगे भी कहाँ से आया, तो आप सीधा सा है, ये जो शुगर की स्ट्रक्चर है ये तो है। अब जो टूटेगा वो कहाँ से टूटेगा? जहां फॉस्फेट बॉन्ड बना वहीं से तो टूटेगा, और बनता किसके बीच में है? ये जो OH है इसके बीच में। और अगला कहाँ से बनेगा? कि अगला जो शुगर है
उसका फॉस्फेट। तो यहाँ पर क्या है CH2OH5', इस पे क्या प्रेजेंट है फॉस्फेट। जब भी टूटेगा बॉन्ड भी इन दोनों के बीच में बनता है, तो टूटेगा भी कहाँ से, यहीं से टूटेगा। तो जब भी टूटेगा तो एक तो फॉस्फेट निकलेगा 5' पे और एक बनेगा 3' पे। तो कितनी बार भी तोड़ लो इनको, एक साइड में तो बनेगा 3' और एक साइड में बनेगा 5'। आया समझ, बहुत खतरनाक सो बनेगा तो वही सेम आएगी, नहीं आ ही नहीं सकते ना, क्योंकि जब बनने ही वो सेम बन ही नहीं सकते आ कैसे सकते हैं। टूटेगा तो भी 5' निकलेगा 3' निकलेगा। ठीक है, पहला समझ में आया क्या भैया आपको। डीएनए पॉलीमरेज जो है डीएनए के बड़े गैप को फिल करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, और न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर, आगे हालांकि रिपेयर का टॉपिक होगा तो मैं करा दूंगा। न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर का एक मेथड आता है, उसके अंदर डीएनए के बड़े न्यूक्लियोटाइड को हटा दिया जाता है, बड़े पोर्शन को, उनको भी फिलिप करने के लिए कौन सा आता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आता है। प्राइमर को हटाने का काम इसका है, प्राइमर के बैच में जो गैप बना है उसको फिलअप करने का भी काम इसी का है। और एक शब्द आता है, यहाँ पे बताऊँ आपको मैं, हाँ, एक एंजाइम आता है फ्लेव एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। फ्लेव फर्स्ट, एफ का शॉर्ट में नाम है एफ, फ्लेव एंडोन्यूक्लिएज फर्स्ट। ये नेट के अंदर क्वेश्चन आते हैं, हालांकि इसमें पता नहीं मेरे को इस लेवल पे तो आए नहीं या नहीं आए, लेकिन एक एंजाइम आता है, इसका काम क्या होता है कि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आया, इसने प्राइमर को हटाया, लेकिन होता क्या है कि जो प्राइमर का एक न्यूक्लियोटाइड ऐसा होगा, लास्ट न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए के साथ जुड़ा हुआ होता है, ये प्राइमर है, यहाँ न्यूक्लियोटाइड, यहाँ डीएनए पहले से, डीएनए पॉलीमरेज ने यहाँ से सिंथेसिस करना शुरू कर दिया। तो एक न्यूक्लियोटाइड तो ऐसा ही है, एक तो डीएनए का है, इधर तो इधर आरएनए का है, कोई ना कोई तो न्यूक्लियोटाइड होगा ही। जहाँ से वो सिंथेसिस स्टार्ट किया उसमें इस साइड का तो आरएनए का है और इस साइड का किसका है, डीऑक्सी है। दोनों में अंतर तो है, ये राइबोज है वो डीऑक्सी है। तो अब होता क्या है कि प्राइमर को हटाने के लिए कौन सा एंजाइम काम करता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। मैंने कह दिया आपको हटा देगा, लास्ट न्यूक्लियोटाइड ये हटा नहीं पाता है। क्यों नहीं हटा पाता है, क्योंकि लास्ट न्यूक्लियोटाइड जो है वो डीएनए के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए लास्ट न्यूक्लियोटाइड को हटाने के लिए कौन सा एंजाइम आता है, फ्लिपेज एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम जो आता है, वो एक ऐसा एंजाइम है जो लास्ट प्राइमर का न्यूक्लियोटाइड जो होता है, जो डीएनए के साथ में अटैच रह गया, उसको हटाने के लिए काम आता है। FEN फर्स्ट, फ्लैप एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम फर्स्ट जो है वो लास्ट में काम आता है। तो कभी आपके काम आए तो लिख लेना कि प्राइमर का लास्ट न्यूक्लियोटाइड हटाने के लिए कौन सा एंजाइम काम आता है, तो आप कहोगे फ्लैप फर्स्ट, है ना। और नॉर्मल आपसे सीधा ही पूछा जाता है, मेरे को पता है, आरएनए प्राइमर को हटाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, उसका गैप फिलअप किया जाता है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। कौन से लेवल पे ये काम करता है, सेकंड नंबर पर। क्या मतलब, फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, जो डीएनए का मुख्य रेप्लिकेशन जो करने वाला एंजाइम है वो कौन सा है, तो आप कहोगे डीएनए का मुख्य एंजाइम ये है। बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोटिक में मुख्य डीएनए पॉलीमरेज। याद रहेगा क्या, मुख्य डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ना होकर कौन सा है, थर्ड प्रकार का होता है, जो डीएनए के कौन से दोनों स्ट्रैंड, चाहे वो लीडिंग हो और चाहे वो लैगिंग हो, दोनों का जो निर्माण सिंथेसिस कर सकता है वो कौन सा करता है भाई, ये करता है। कौन सा करता है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड करता है। फर्स्ट क्या करता है, फिर सेकंड नंबर पे काम आता है कि अब कोई छोटे गैप बच गए, बड़े गैप बच गए, उन सबको फिलअप करने का काम कौन सा करता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करता है। फिर बचे आपके एक तो ये और एक ये क्या करता है, डीएनए रिपेयर।
कोई छोटे गैप हो तो उसको फिलअप कर सकता है, केवल छोटे गैप को, क्योंकि मेन तो यही है ऊपर वाला ही। छोटे गैप है तो काम आ सकता है। ये जो है ये वाले, ये भी रिपेयर में काम आते हैं। ये नहीं रिपेयर, ये कहाँ काम आते हैं? ये बाईपास करने के लिए काम आते हैं। बाईपास, बाईपास का मतलब क्या है कि सिर्फ काम ही निकालना है। अगर कहीं डीएनए पे मैं आपको ये कहूँ कि यहाँ पर कोई डीएनए का मॉलिक्यूल है यहाँ पे, और डीएनए के मॉलिक्यूल में यहाँ पर एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन का क्या बन गए? डाइमर बन गए। इसके सामने डीएनए पॉलीमरेज को ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या इसके सामने क्या ऐड करूँ, कि ना तो मुझे ये समझ में आ रहा है थाइमिन है, ना मुझे ये समझ में आ रहा है कि एडेनिन है या फिर कितने थाइमिन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा डीएनए पॉलीमरेज कौन सा, थर्ड वाले को तो थर्ड वाला कंफ्यूज। अब कोई ज़्यादा डेढ़ शाना जो है ये वाला, ये आता लास्ट के अंदर, और सीधा क्या करेगा, यहाँ से पकड़ेगा और मन मर्जी करके जैसे कुछ भी जोड़ जाएगा, ए कुछ भी जोड़ के इधर से बाईपास निकल जाएगा आगे, तो फिर आगे वापस कौन सा आ जाएगा, थर्ड वाला लग जाएगा। इसका मतलब ऐसा रिपेयर जहाँ बड़ा कोई म्यूटेशन हो और डीएनए रेप्लिकेशन रुक जाए, ऐसे टाइम पे कौन सा आता है, डीएनए पॉलीमरेज फोर्थ और फिफ्थ आते हैं। वो क्या करते हैं, बाईपास करके उसको निकाल के आगे रास्ता निकाल देते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि इसमें एरर आएगी। अब इसमें क्या आ गई, एरर आ गई। रिपेयर तो किया है लेकिन रिपेयर कैसा कर दिया इसने, आफत, हमेशा के लिए आफत डाल दी इसने, कि अब ये हमेशा की इसमें गलत जोड़ दिया तो आगे भी गलत चलेगा। अब हो सकता है इसके सामने इसने जी जोड़ दिया हो, अब अगला जब रेप्लिकेशन होगा तो सी आएगा, आना चाहिए था टी, क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया। तो इसे म्यूटेशन की संभावना ज्यादा रहती है, इसे एरर प्रोन मेथड बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, एरर प्रोन मेथड कहा जाता है। कौन से वाले डीएनए पॉलीमरेज को, चौथे और पांचवे वाले डीएनए पॉलीमरेज को एरर प्रोन मेथड कहा जाता है। प्रूफ रीडिंग वाला बताऊंगा आगे कंटेंट। इतनी जोर से बजाने लगा, बजाया गया। क्या देखिएगा, ठीक है। अब जैसे प्रूफ रीडिंग वाला जो मेथड है ना, वो डीएनए पॉलीमरेज के बारे में थोड़ी सी डिटेल और बताऊंगा आपको मैं, डीएनए पॉलीमरेज के प्रकार और इनकी प्रॉपर्टीज, कितने कितने कॉम्प्लेक्स प्रोटीन से बने हुए हैं। अब तो ये अभी तो अपने मोटा मोटा पढ़ा है, इनकी प्रॉपर्टी अभी बाकी है। कौन से के अंदर एक्सोन्यूक्लियस एंडो प्रॉपर्टी पाई जाती है। हाँ जी, रेणु तो दे दे बड़े, सो पकड़ पड़ा ना बे, दे दे एक बार। चलो आज के लिए तो एक बार यहीं पर क्लास अपन समाप्त करते हैं, कल वापस मिलेंगे तो कल वापस से जो भी डिटेल आपकी बची है वो बताऊंगा आपको। और आप लोगों को कैसा लगा आप लोग एक बार जरूर बता देना अभी कमेंट करके, कि आप लोगों को अपनी क्लास जो है रेगुलर समझ में आ रही है क्या। सर बहुत बढ़िया समझाया, आप लोग जितना खुद कोशिश करोगे, जितना साथ दोगे उतना ही मैं कोशिश करूंगा, ठीक है ना। क्योंकि ये तो देखो मैंने कहा था लास्ट वाली यूनिट जो थी वो तो थ्योरेटिकल पोर्शन ऐसा ही था कि उसमें अपन क्या समझाएं, और ये जो टॉपिक है तो सीधा सा प्रैक्टिकली कॉन्सेप्चुअल मेथड है ये। सर इसकी पीडीएफ नहीं डालोगे क्या, पीडीएफ डालूंगा, लेकिन आप ये सोच रहे हो भाई इतना जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ बता रहा हूँ ये पीडीएफ पॉसिबल नहीं है, किचन में पढ़िए ना, ठीक है ना, वो इतना पॉसिबल नहीं है। ये वाला तो आपको सीधा सही भाई आपको नोटबुक लेके बैठनी पड़ेगी, या फिर क्लास रिकॉर्ड होने के बाद में जो बोर्ड का मैं स्क्रीनशॉट डालूंगा वो ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों को, कि क्लास तो देख लो सीधे बैठकर, और जो बोर्ड की चीज़ें जो है वो आप बाद में उतार लो, ठीक है ना, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि मेरे को पता है इतना कंटेंट कहीं मिलने वाला भी नहीं है, मैं कब तक लिखूंगा और कब तक आपको बताऊंगा एक एक चीज़ें, और यहाँ मैं पूरी चीज़ें डिटेल बता रहा हूँ हर चीज़ की, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, और फिर भी कोशिश करूँगा छोटी छोटी चीज़ें हैं वो तो मैं यहाँ पर नोट्स में दे दूंगा आप लोगों को। आज के अपनी क्लास यहीं पर अपन समाप्त करते हैं, सभी को धन्यवाद।